Assalamu alaikum everyone, welcome to the Lahore Lawyer. In this video, we are going to discuss Article 1 to 3 in detail. Before starting the video, I request you all to subscribe my YouTube channel for latest updates. And don't forget to share your feedback in comment box. हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को बहुत ही आसान और सिंपल मेथड में समझने के लिए इस सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हम हर एक आर्टिकल को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन से आर्टिकल जो हैं उनमें प्रोविजन जो हैं मैंडेटरी हैं या डिस्क्रिशनरी। इसका जो आर्टिकल 1 है वो इंट्रोडक्टरी में आता है। आर्टिकल 1 क्या है? पाकिस्तान शैल बी द फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज पाकिस्तान। आर्टिकल 1 डिफाइन करता है रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़। फेडरल रिपब्लिक मींस फेडरेशन। हम प्रीएम्बल में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि फेडरेशन वो निज़ाम जहाँ दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक तो सेंटर यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी प्रोविंस में यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पाकिस्तान की जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट, इनकी अपनी अपनी अलग से ज़िम्मेदारी होती है। हर सूबे की अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जिसका काम सूबे के अंदर बजट को, एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना। और इसी तरह जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो मुल्क के ओवरऑल निज़ाम यानी कि डिफेंस सिस्टम, बजट सिस्टम, इंटरनेशनल रिलेशंस को डील करेगी। वर्ड रिपब्लिक का मीनिंग है द किंग ऑफ द पब्लिक, यानी कि स्टेट बिलोंग्स टू पब्लिक। यानी कि आसान वर्डिंग में ये कहेंगे कि जमहूरी निज़ाम, जमहूरियत वो निज़ाम जहाँ लोगों की हुकूमत होती है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल डिस्कस किया था वहाँ भी हमने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम होगा? डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, डेमोक्रेसी होगी। और डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल और गवर्नमेंट बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी किस तरह से होगी? अवाम वोटिंग के ज़रिए, इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करेंगे जो कि इनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा। और इससे आगे हम देखें तो इसमें पाकिस्तान को ऑफिशियल नेम बताया गया है। मतलब जहाँ पे भी वर्ड पाकिस्तान यूज़ होगा उसको समझा जाएगा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम है। और आर्टिकल 1 का क्लास 2 क्या कहता है? द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइज। इसमें पाकिस्तान की बाउंड्रीज डिफाइन की गई हैं। क्लास में वर्ड शैल यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये मैंडेटरी प्रोविजन है। ये क्लास डिफाइन करता है कि पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके शामिल होंगे। पहली बात ये कि प्रोविंसेस कौन कौन से होंगे? पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है। ये 4 सूबे पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल हैं। ठीक है। और सेकंड, द फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा होगा। पाकिस्तान का कैपिटल सिटी जो होगा वो इस्लामाबाद होगा। और तीसरी चीज़ इसमें यह बताई गई है कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, यानी कि जो फाटा के वाले इलाके हैं वो ये भी इस पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल होंगे। लेकिन ये जो फाटा है इसको 25th अमेंडमेंट के ज़रिए बाद में KPK का हिस्सा बना दिया गया था। और फोर्थली क्या कहता है कि सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज आर और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वेदर बाय एक्सेशन और अदरवाइज। और बाकी कोई भी रियासत या इलाके जो इल्हाक के ज़रिए पाकिस्तान में शामिल होंगे वो भी पाकिस्तान की टेरिटरी में इंक्लूडेड होंगे। और इस क्लास के लास्ट में एक वर्ड यूज़ हुआ है अदरवाइज़। और इस अदरवाइज़ को क्यों यूज़ किया गया ये क्लास 3 हमें बता रही है। मजलिस शूरा पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द फेडरेशन न्यू स्टेट्स और एरियाज़ ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। इस आर्टिकल के क्लास में बताया गया है कि पार्लियामेंट कुछ टर्म एंड कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे नए इलाकों को भी फेडरल स्टेट में शामिल कर सकती है। हमने पहले फाटा के बारे में पढ़ा। बेसिकली ये वो क्लास है कि जिसके ज़रिए पार्लियामेंट ने अपनी पावर को यूज़ किया और 25th अमेंडमेंट के ज़रिए फाटा को KPK में शामिल किया। और अगर हम इस आर्टिकल 1 को ओवरऑल देखें तो इसमें ये बताया गया है, पहली बात हमें ये बताई गई है कि जो पाकिस्तान है ये फेडरल रिपब्लिक होगा और इसको हम इस्लामिक रिपब्लिक कहेंगे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहेंगे। और दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में कौन कौन से इलाके होंगे। 4 प्रोविंसेस होंगे। इस्लामाबाद इसका कैपिटल टेरिटरी होगा, दारुल खिलाफा होगा। फाटा के बारे में बताया गया है।
और वो स्टेट्स जो इल्हाक के ज़रिए पाकिस्तान में शामिल होंगी उनको भी पाकिस्तान की टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। और थर्डली हमें ये बताया गया है कि मजलिस शूरा जो पार्लियामेंट है वो नए इलाकों को भी पाकिस्तान में इंक्लूड कर सकती है। और आर्टिकल 2 में बताया गया है कि रियासत का मज़हब क्या होगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है? इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। शेल का वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब यह है कि मैंडेटरी प्रोविज़न है। और ये हम ऑलरेडी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। और हम अल्लाह ताला हमें अहकामात दे रहे हैं और ये अहकामात किस तरह हम तक पहुंच रहे हैं? कुरान और सुन्नत के ज़रिए। और आर्टिकल 2 जो है ये प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से हमें बता रहा है कि हमने अपनी लाइफ इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक गुजारनी है और वो असूल जो हमें कुरान और सुन्नत में बताए गए हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 2 हमें कह रहा है कि पाकिस्तान जो है, जिसको हमने इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया है, इस रियासत को हमने इस्लाम के असूलों के मुताबिक चलाना है। और इसी तरह 1977 में ज़ियाउल हक़ का जो इस्लामाइजेशन प्रोसेस था, जिसमें हदूद आर्डिनेंस बनाए गए और शरिया बेंचेस को कायम किया गया, इस सब को आर्टिकल 2 की इंटरप्रिटेशन से लिंक किया गया था। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि आर्टिकल 2 स्टेट के रिलीजन को डिफ़ाइन करता है कि इस्लाम पाकिस्तान की जो स्टेट है इसका रिलीजन है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके कोई राइट्स नहीं हैं। मिनॉरिटीज़ के राइट्स को आर्टिकल 20 में इंश्योर किया गया है। और आगे आ जाता है आर्टिकल 2A। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 2A पे। तो आर्टिकल 2A हमें क्या कह रहा है? The principles and provisions set out in the objectives resolution reproduced in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly। आर्टिकल 2A में बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की बात की गई है, करारदाद मकासद 1949। और जब हम प्रीएम्बल को डिस्कस कर रहे थे तब हमने कहा था कि जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ है वो एक्चुअली क्या है? वही एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि करारदाद मकासद को ही हम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। और ये अब तक के जितने भी आइन हैं, 1962 का आइन, 1956, 1973 का आइन, उन सब का पार्ट रह चुका है। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला आर्टिकल है 2A, इसको 1985 में 1985 में फर्दर अमेंडमेंट के बाद सब्सटेंटिव पार्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 2A में बेसिकली बताया गया है कि जितने भी प्रिंसिपल और प्रोविजंस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताए गए हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सब्सटेंटिव पार्ट बनाया गया, यानी कि लाजमी हिस्सा बनाया गया। आर्टिकल 2A का कंक्लूजन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और आपस में इंटरलिंक हैं। हाँ, अब अगर कोई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वायलेट करेगा तो वो वायलेशन समझी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये बेसिस है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की। जो आइन हम पढ़ रहे हैं उसकी बेसिस क्या है? उसके बेसिस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद। आर्टिकल 3 क्या कहता है? द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन and the gradual fulfillment of the fundamental principles from each according to his ability to each according to his work। इसमें शेल का वर्ड आया है तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है। आर्टिकल 3 बेसिकली क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एलिमिनेशन का मतलब है ख़ात्मा करना, रिमूवल, और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है इस्तेहसाल। सिंपल मीनिंग इसका ये है कि अनफेयर यूज़, नाजायज़ फ़ायदा उठाना। आगे एक्सप्लेनेशन में ये है कि जो स्टेट है वो इस बात को इंश्योर करेगी कि मुल्क से हर किस्म के इस्तेहसाल का ख़ात्मा किया जाएगा और फंडामेंटल राइट्स की फुलफिलमेंट को भी इंश्योर किया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स को हम आर्टिकल 8 to 28 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स फुलफिलमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि हर इंसान को उसके जो बेसिक राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, वो दिए जाएंगे और बग़ैर किसी रंग, नस्ल या मज़हब का फ़र्क किए बगैर उसको उसके बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे। और आगे बात करता है एबिलिटी एंड वर्क की। वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी
एंड एक्सप्लॉयटेशन जो है ना ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं ये? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय है उससे काम ज़्यादा लिया जा रहा है लेकिन उसका मुआवजा उसको बहुत कम दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेसाल हो रहा है, ठीक है, उसका हक मारा जा रहा है। तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि स्टेट इस बात को इंश्योर करेगा कि हर किस्म के इस्तेसाल को ख़त्म किया जाएगा और हर बंदे को उसकी एबिलिटी के मुताबिक उससे काम लिया जाएगा, और अगर किसी से उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम लिया जाता है तो उसको उसके मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। यानी जितना जिससे काम लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको रेम्यूनरेशन दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसमें हमने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 3 को डिस्कस किया है। आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा है कि रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़। आर्टिकल 2 में हमने कहा है कि इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन। आर्टिकल 2A में क्या कहा है कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन टू बी मेड एज सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 में हमने कहा है कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जज़ाकल्लाह।